रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसे जैसे समय ने करवट ली है, समय की करवट लेते हुए जो क्राइम है ये इस तरीके से कुछ चरम पर पहुंच चुका है कि आजकल ना लोग रिश्ते देखते हैं, ना नाते देखते हैं, ना लोग ये देखते हैं कि हमारे इस कदम से किस किस की ज़िंदगी तबाह होगी, किस किस की ज़िंदगी बर्बाद होगी। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो पिछले 1 से 1.5 साल ये खासकर शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साल रहा है। और इस 1 से 1.5 साल के अंदर ऐसी अनगिनत पत्नियां रही हैं जिन्होंने अपने पति की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या करा दी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, कहने के तो ये एक सटीक प्लानिंग थी और एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस केस के अंदर छानबीन की और पुलिस ने जिस तरीके से एक संवेदनशील रवैये अपनाकर इस पूरे केस का खुलासा किया, यकीन मानिए दोस्तों, जब कातिल का लोग नाम सामने सुनते हैं तो लोग बड़ा हैरान हो जाते हैं और लोग यही सोचते हैं कि आजकल के दौर में क्या बस यही कुछ रह गया है और कुछ बाकी नहीं है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस चैनल पर अगर आप लोग लगातार आते हैं या फिर पहली बार आए हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूँ अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर लगता है बाराबंकी, और इसी बाराबंकी के अंतर्गत एक थाना आता है घुघटेर थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव की ये कहानी है। दरअसल एक गांव के अंदर हनुमंत लाल और उनकी पत्नी पूजा और इनके बच्चे रहा करते थे। हनुमंत लाल जो था ये मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। बात कर रहा हूँ मैं इसी 13 अक्टूबर साल 2025 की। 13 अक्टूबर साल 2025 को जो पूजा होती है ये हनुमंत लाल से कहती है कि देवा का मेला लगा हुआ है, जो लखनऊ के पास में जो देवा शरीफ लगता है वहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो ऐसे में वो कहती है कि चलो ठीक है, देवा का मेला घूम आते हैं। अब हनुमंत लाल कहता है कि चलो ठीक है, इसी बहाने बच्चों को कुछ खिलौने खरीदवा देंगे, तुम भी घूम लेना, कुछ खा पी लेंगे, आ जाएंगे लौट के। हनुमंत लाल और पूजा जो होती है उस मेले के लिए रवाना हो जाते हैं। 13 अक्टूबर साल 2025 की ये बात है। उसके बाद में पूरा दिन ये लोग मेला घूमते हैं। मेला घूमने के बाद में शाम के वक्त ये लोग लौट रहे होते हैं कि उसी समय जिस बाइक से ये लोग गए हुए थे अचानक से बाइक फिसलती है और जो हनुमंत लाल होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। अब वो बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं तो उसके बाद में जो पूजा होती है ये सीधा सीधा पुलिस को फ़ोन करती है, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहती है कि उसके पति बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। लिहाजा तुरंत पुलिस वाले मौके पर पहुँचते हैं। हॉस्पिटल को भी फ़ोन किया गया था, हॉस्पिटल की टीम भी पहुँचती है। जब उस व्यक्ति को देखा जाता है, यानी हनुमंत लाल को देखा जाता है, तो देखने से ही पता चल रहा था कि हनुमंत लाल की मौत हो चुकी है। लेकिन जो कहानी पूजा पुलिस को सुना रही थी उस कहानी के अंदर पुलिस को कई सारे पेच लगते हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि पूजा कुछ न कुछ कहानी बना रही है। लिहाजा पुलिस जो थी वो पूजा से पूछताछ करती है कि क्या कुछ हुआ था। तो पूजा बताती है कि मैं और मेरे पति हनुमंत लाल और हमारे बच्चे, हम लोग देवा का मेला घूमने के लिए आए थे। शाम का वक्त हो गया, उसके बाद में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके बाद में मैं टुक टुक पर बैठ गई, जो ई रिक्शा आता है बैटरी वाला, उस पर बैठ गई। और बैठने के बाद में हम लोग जा ही रहे होते हैं कि इसी बीच में उसके पति की बाइक फिसलती है, जिसकी वजह से जो सर होता है उनका रोड पर लगता है और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब ये बात पूजा जब पुलिस को बताती है तो पुलिस को थोड़ा सा ऐसा लगता भी है कि हो सकता है कि पूजा बच्चों की वजह से या फिर किसी और वजह से ई रिक्शा में बैठ गई हो। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इस केस के अंदर डाउट था। लिहाजा इसके साथ में जो इसका एक मासूम बच्चा था, पुलिस उस मासूम बच्चे को अपनी बातों में लेती है और उस मासूम बच्चे के सामने एक पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो अंकल बन के जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे अंकल का जैसा हूँ, मुझे तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे पापा के साथ में क्या हुआ है। अब जैसे ही वो मासूम बच्चा ये बात सुनता है कि पापा के साथ में क्या हुआ है, तो वो मासूम बच्चा जो होता है ये बताता है कि साहब, मेरे पिता की हत्या हुई है और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब जैसे ही ये बात वो बच्चा पुलिस को बताता है तो पुलिस यहाँ पर बड़ा हैरान होती है। लिहाजा उसके बाद में सीधा सीधा जो पूजा होती है, इस पूजा को अरेस्ट कर लिया जाता है। पूजा को अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके जाया जाता है और पूजा को पुलिस थाने ले जाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो पूजा शुरुआत में तो इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन पुलिस जब पूजा के ऊपर सख्ती दिखाती है तो आखिरकार जो पूजा होती है ये पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाती है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है दोस्तों, वो कहानी आजकल हर दूसरी कहानी के अंदर देखने को मिल रही है। दरअसल जो पूजा होती है
ये पुलिस को बताती है कि मैं अपने पति के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसी बीच में मेरे पति का एक भतीजा होता है, उससे मेरी आंखें चार होती हैं और उसके बाद में हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यानी जो पूजा थी ये हनुमंत लाल जो उसके पति थे उनके ही भतीजे के साथ में रिश्तों में आ चुकी थी। अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मिलना मिलाना ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इस बात की जो खबर है ये हनुमंत लाल को बिल्कुल भी नहीं है। पूजा चोरी चुप के अपने भतीजे से मिल रही है, शारीरिक संबंध बना रही है, सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होते करते ये बात हनुमंत लाल को पता चल जाती है और जब उनको ये बात पता चलती है तो वे इस बात का विरोध करते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती दिखाते हैं और उसकी मार पिटाई भी कर देते हैं। अब जब पत्नी की मार पिटाई की जाती है तो उसके बाद में पूजा जो थी ये बात अपने भतीजे को बताती है। अब भतीजा जो होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे चलेगा, बेहतर यही होगा कि चाचा को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद में पूजा प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग तो कर चुकी थी लेकिन कत्ल वो अकेले कर नहीं सकती थी, भतीजा इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। लिहाजा उसके बाद में जो पूजा थी ये लखनऊ में रहने वाले रिक्शा चालक जिसका नाम कमलेश होता है इससे मुलाकात करती है। उससे मुलाकात करने के बाद में उसको अपने पति की सुपारी देती है। 1 लाख रुपए में सौदा तय होता है और उसके बाद में पूजा जो थी 13 अक्टूबर साल 2025 को अपने पति को लेकर देवा शरीफ के मेला पहुंच जाती है। मेला पहुंचने के बाद में पूरा दिन तो ये मेला देखती है। उसके बाद में शाम को जब लौटने का वक्त होता है तो पूजा अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं बाइक से चलूँगी तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, इसलिए तुम मुझे रिक्शा में बिठाल दो। अब उसके बाद में जो पति था हनुमंत लाल पूजा को रिक्शा में बिठाल देता है। पूजा उस रिक्शे में बैठ कर आ रही है, हनुमंत लाल पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन एक जगह पड़ती है जिसको लखनऊ के देवा रोड पर जो तहरीरपुर मोड़ है, इसी तहरीरपुर मोड़ पर अचानक से ये जो ई रिक्शा चालक था ये अपना रिक्शा रोक लेता है। जब ये अपना रिक्शा रोकता है तो उसके बाद में अब ये जो व्यक्ति था जिसका नाम हनुमंत लाल था ये समझ नहीं पाता है कि रिक्शा क्यों रोका गया। ये उस रिक्शा चालक से पूछता है, ये भी अपनी बाइक रोक लेता है। इसी बीच में जो रिक्शा चालक था ये अपने रिक्शे से एक सरिया निकालता है और उसी सरिया से ये हनुमंत लाल के सर पर एक नहीं बल्कि कई सारे प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से हनुमंत लाल की मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद में पूजा जो थी ये हॉस्पिटल में फ़ोन करती है, पुलिस को भी फ़ोन करती है और उसके बाद उस ई रिक्शा चालक कमलेश के साथ में ये रिक्शा में बैठकर लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। बहरहाल दोस्तों ये पूरा केस जब लोगों के सामने आता है और पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी यही कह रही होती है कि आजकल पत्नियां कितनी ज़्यादा घातक हो चुकी हैं कि वो अपनी पति की ज़िंदगी की लीला समाप्त करने के बारे में ज़रा भी नहीं सोचती। बहरहाल दोस्तों पूजा को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश करके इसको जेल भेज दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ऐसे कब तक बेगुनाह जो पति हैं उनकी मौत होती रहेगी, कब तक उनकी पत्नियां उनका कत्ल कराती रहेंगी। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में जो भी सोचते हो अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें दिनेश कुमार ने लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है सर, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। लईक अब्बास गुलस्तनाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अनवर है लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, तो लईक अनवर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है दिनेश कुमार का, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीन शर्मा लिखते कहानी सुनाने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है मलिक भाई, तो शरीन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कहानी बहुत अच्छी है, धन्यवाद सर जी, तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या बात है, बेस्ट विशेष फॉर यू, तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। ये चौधरी लिखते हैं देश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपराध घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं और इस सब के पीछे जो वजह है ये अवैध संबंध है, तो ये चौधरी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी राजस्थान से कहानी सुनते हैं मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं हम आपकी कहानी को 9 यूपी से सुनते हैं, शुक्रिया भाई। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक भाई, शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, शुक्रिया मेरे भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन डियर। सुनील त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी सियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। उसके बाद में नरगिस बानो लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो नरगिस बानो जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आजकल हम छुट्टी में इंडिया हैं और यहाँ पर बराबर टाइम नहीं मिल पाता है कहानी सुनने का। तो मंसूरी भाईजान जी मैं समझ सकता हूँ कि आप जब इंडिया आए हैं तो इतने दिनों में इंडिया आना होता है, तो रिलेटिव्स के साथ में दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, तो ऐसे में समय नहीं मिल पाता है।
खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, 2 कश्ती में सफ़र करने वाले का किनारे पर कभी पहुंच नहीं सकता। शुक्रिया। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई, आजकल कुछ कह नहीं सकते भाई, नाबालिग बच्चों की मानसिकता क्या होगी, स्टोरी अच्छी है भैया, शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब नमस्कार सर जी, लड़के ने कहा था मैं गुंडा हूँ, फिर भी लड़की नहीं मानी, अपनी जान गंवा दी, शुक्रिया आपका। तो शुक्रिया भाई। शमसुल अंसारी लिखते हैं बागपत वाले कहानी में सुन लिया उस्मान सैफ़ी जी से। तो बागपत वाली कहानी मैंने भी सुनाई थी, बाकी उस्मान सैफ़ी सर ने, सारे लोगों ने सुनाई लगभग। धीरज सिंह लिखते हैं शाविज भाई आपकी स्टोरी लाइन से नहीं मिलता है, मेरा मतलब है भाई एपिसोड, कल मैं एपिसोड ढूंढता रहा तो लाइन से नहीं मिला मुझे। धीरज सिंह जी ऐसी बात नहीं है, स्टोरी तो सारी लाइन से आ रही है। मीना सिंह लिखते हैं नमस्ते जी। शमसुल अंसारी लिखते हैं करम जगह का लाइव रिपोर्टिंग दिखाएं, क्राइम की जगह का लाइव रिपोर्टिंग दिखाएं। तो भाई क्राइम की जगह पर ऐसे हर जगह पर पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता है। बाकी सुलभ शंकरे हैं लिखते हैं ये कहानी क्राइम तक से सुन चुका हूं ऑलरेडी, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं गंगूबाई बागपत का इंसिडेंट में मौलाना भी कल्प्रिट हो सकता है, इसकी वजह से मामू और फादर के हिसाब से बच्चों की ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो फरजाना सिद्दीकी जी हो कुछ भी सकता है, सीबीआई की मांग की गई, अभी देखते हैं ये केस किस तरफ जाता है। उमराव सिंह लिखते हैं इस कत्ल के पीछे गहरी साजिश लग रही है, मौलाना जी के साला भी पुलिस की सुननी चाहिए थी ताकि दोनों पक्षों के बीच मनभेद बना रहे, क्योंकि इतने छोटे लड़के नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन इतना सावधानी से कत्ल नहीं कर सकते। शुक्रिया आपका। दिल बहादुर सिंह है लिखते हैं मैं अपना वीडियो रोज़ सुनता हूं आपका और अच्छा लगता है मुझे वीडियो। दिनेश कुमार सचिन चौधरी जी भी अपना कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।